हेलो एवरीवन, वेलकम। इस वीडियो में सी टेट के साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपकी तैयारी में एक अच्छा इजाफा करेंगे। ये एक तरह का आपके लिए टेस्ट है, तो आप एक कॉपी के ऊपर अपने आंसर लगाते रहें और बाद में चेक कर लेना कि कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज़ की चूज़ की है। पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो, पहचान विकास संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है पहचान विकास? एरिक्सन के सिद्धांत से, फ्राइड के सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सिद्धांत से। तो ये है एरिक्सन के सिद्धांत के साथ संबंधित है, तो इसका आंसर आएगा पहला, एरिक्सन के सिद्धांत से। एरिक्सन क्या कहता है पहचान विकास के संबंध में? उनके अनुसार पहचान का अर्थ है कि एक व्यक्ति के रूप में और समाज में योगदानकर्ता के रूप में कौन है, कौन काम कर रहा है। यह बदलते समय, सामाजिक परिवर्तन और बदलती हुई भूमिका, आवश्यकताओं के माध्यम से व्यक्तिगत सुसंगतता या आत्म समानता है। ठीक, तो पहचान जो है, पहचान विकास जो है वो एरिक्सन के सिद्धांत से संबंधित है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन रीमा पाती है। रीमा एक अध्यापिका है। वो क्या देखती है कि उसकी कक्षा के अधिकांश बच्चों ने वर्णमाला सीख ली है, केवल एक या दो बच्चे को छोड़कर जो लिख नहीं पाते, वह निश्चित रूप में अनुमान लगा सकती है कि वे किस तरह के बच्चे हैं। मंदबुद्धि, अभी परिपक्व नहीं हुए, अल्प बुद्धि या अध्ययन में रुचि ना लेने वाले। तो कुछ बच्चों ने, एक दो बच्चों को छोड़कर बाकियों ने वर्णमाला सीख ली है, तो उसके बारे में वो पहचान करती है कि बाकी जो बच्चे हैं वो अभी परिपक्व नहीं हुए या उनकी जो आयु है वो अभी छोटी है। आवश्यकता के अनुसार वो जो पढ़ाया जा रहा है वो उनके मानसिक आयु या कह लो कि उनकी वास्तविक आयु के अनुरूप नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों में से भाषाई विकास सार्थक रूप में प्रभावित होता है। सार्थक रूप से कैसे प्रभावित होता है? मीडिया से, पुस्तकों से, वयस्कों से अंतर्क्रिया करके, या सभी समूह के साथ खेलने से। सार्थक रूप में प्रभावित कैसे होता है? वयस्कों के अंतर्क्रिया रूप से। और इस बात के ऊपर वाइगोत्स्की ने भी अपना एक बहुत अच्छा सिद्धांत दिया है, सामाजिक अंतर्क्रिया का सिद्धांत। वो क्या कहता है कि बच्चे जो है अपना भाषाई विकास कैसे करते हैं कि जब बच्चे घर से बाहर विद्यालय में जाते हैं, आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते हैं, या प्लेग्राउंड में खेलते हैं, या रिश्तेदारी में जाते हैं, या बाजार में मिलते हैं किसी दूसरे बच्चों के साथ, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे खेलते हैं, अपने विचारों को उनके सामने पेश करते हैं और उनके विचारों को समझते हैं। तो उनकी बातचीत करने का तरीका या बड़ों से बातचीत करने का तरीका, ठीक है, उनकी भाषाओं का विकास करता है। तो जैसे जैसे बच्चे ज़्यादा बच्चों के साथ या बड़ों के साथ मिलवर्तन उनका होता है, तो उनकी भाषा का विकास ज़्यादा रूप से या सार्थक रूप से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित है। किससे संबंधित है? बच्चे द्वारा प्राप्त विकासात्मक स्तर, बच्चे द्वारा प्राप्त किया जाने वाला विकासात्मक स्तर, बच्चे द्वारा कभी ना प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर, बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर। तो समीपस्थ विकास जो है उसका आंसर आएगा फोर्थ, बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर। तो समीपस्थ स्तर क्या होता है कि बच्चे अपने परिवार में जो और बच्चे हैं उनके साथ, या प्लेग्राउंड में, या स्कूल के बच्चों के साथ, या अध्यापक के साथ उनके संपर्क में आते हैं, तो बाहरी सहयोग से वो प्राप्त करते हैं और अपने जीवन का विकास करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आगे चलते हैं। पाठ्यचर्या में विभिन्न
गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप में होना चाहिए। मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ। पाठ्यचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का सहयोग आवश्यक रूप से होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आनंद प्राप्ति और उबाऊपन से स्वतंत्रता हेतु, प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करने हेतु, बच्चों की सभी क्षमताएं समान रूप से विकसित करने हेतु, सहगामी गतिविधियां कठिन विषयों के अधिगम में सहायक होती हैं। तो पाठ्यचर्या में विभिन्न जो गतिविधियां हैं या अनुभवों का समावेश किसके अनुसार होना चाहिए? वो होना चाहिए प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधियां में निपुणता प्राप्त करने हेतु। हर प्रकार जो बच्चा है उनकी गतिविधियों में निपुणता हासिल करे, ऐसा उनका समावेश होना चाहिए। क्योंकि अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है, कोई किसी का IQ लेवल अलग अलग हो सकता है, या उनकी मनोवैज्ञानिक जो आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग होती हैं। तो सभी बच्चों की जरूरतों को, आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ऐसा पाठ्यचर्या में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां या अनुभवों का समावेश होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबौद्धिकता का प्रत्यय इंगित करता है। क्या इंगित करता है? गणित और भाषा जैसी परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए। विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों जैसे संगीत, कला आदि में प्रतिभाग द्वारा अकादमिक विषयों की उपलब्धि स्तर में आवश्यक रूप से वृद्धि करनी चाहिए, या विद्यार्थियों को संगीत, कला, खेल जैसे विषय सभी लेने चाहिए जब वे इन विषयों में अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम हो। नेक्स्ट है, सभी विद्यार्थियों को अकादमिक विषयों गतिविधियों के साथ कला, संगीत, खेल हेतु प्रेरित करना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन, गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए। बहुबौद्धिकता का सिद्धांत जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, ठीक, उनके अनुसार इसका ये फर्स्ट ऑप्शन बनता है। तो गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम क्या था? बहुआयामी बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। क्या अर्थ है? सभी विषयों में अधिगम को सुनिश्चित करने हेतु निश्चित अंतराल पर नियमित आंकलन, या योग्यताओं, व्यक्तित्व और तथा कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आंकलन, या जिन संबोधों या विषय क्षेत्रों में विद्यार्थी कमजोर है उनमें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु आंकलन, या कम उपलब्धि वाले क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए माता पिता और अध्यापकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने हेतु आंकलन। तो इसका आंसर आपको समझ आ गई होगी। कौन सा आंसर बनेगा? दूसरा आंसर, योग्यताओं, व्यक्तित्व तथा कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आंकलन ये होता है। तो बच्चे की जो अलग अलग बच्चे हैं उनकी क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या उनका व्यक्तित्व है, वह बाहर या इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, उनकी कौशल क्या हैं, वो कौन कौन से कौशलों में, जैसे कि पढ़ना, बोलना, सुनना, लिखना, या इन कौशलों में से वो किस कौशल में बेस्ट हैं। तो उनकी हर प्रकार की जो है योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए उनका आकलन करना और उनके ज्ञान को, उनके अनुभव को जिंदगी के साथ जोड़ के उनकी जिंदगी का भी विकास करना। तो ये किससे संबंधित है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका है। अब सुनिश्चित तो सभी हैं, इनमें से सबसे सुनिश्चित क्या हो सकता है? पुरस्कार द्वारा उन्हें अभिप्रेरित करना, अध्ययन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना, वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग, ट्यूशन या उपचारात्मक शिक्षण।
बच्चों की दूरगामी उपलब्धि, तो इसका आंसर आपने पहचान लिया होगा, ये आएगा तीसरा ऑप्शन, वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग। ठीक, बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि कैसे की जाए कि वयस्कों द्वारा, वयस्क क्या होते हैं, उनसे जो बड़े हैं, उनके माता पिता, अध्यापक या कोई भी उनको गाइड करने वाला, उनकी इमोशनल रूप में उनका सहयोग दिया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए उनके द्वारा, तो बच्चे क्या है, दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि उनकी होगी, उनकी जो सोच है, चिंतन है, वो काफी व्यापक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं जब, जो बुद्धि परीक्षण होता है, जैसे कि विनय ने आईक्यू टेस्ट दिया है, तो उसमें विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं बच्चे जब वो किस ढंग का हो, परीक्षण की विश्वसनीयता बहुत उच्च हो, परीक्षण की वैधता उच्च हो, परीक्षण विभिन्न पदों पर आधारित हो, परीक्षण में शाब्दिक पद हो। तो ये जो बुद्धि परीक्षण है, ये वैसा ही होना चाहिए जिस लेवल का या जिस बात का, जिस कंसेप्ट का या जिस धारणा का बच्चों के ऊपर टेस्ट होना है या आंकलन होना है। इस बात के लिए चाहिए कि बच्चों के लिए जो बुद्धि परीक्षण बनाया जा रहा है, तो बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक जो आवश्यकताएं हैं या उनका कक्षा का जो लेवल है, उसके अकॉर्डिंग ही वैध होना चाहिए, फिर ही वो विश्वसनीय प्राप्त अंक दे पाएंगे। ये ऐसा ना हो कि बच्चे का जो वास्तविक आयु है, जो उनकी कक्षा का स्तर है, वो कोई और है, और बुद्धि परीक्षण वो उनका उसका लेवल है वो कोई और है, तो ऐसे फिर विश्वसनीय प्राप्तांक नहीं होंगे। तो ये कैसा होना चाहिए, परीक्षण की वैधता, तीसरा ऑप्शन, हाँ, परीक्षण की वैधता उच्च होनी चाहिए। वैधता उच्च हो मतलब जिस बात का, जिस कंसेप्ट का उन्होंने परीक्षण करना है, उस लेवल का ही वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्ष की गतिविधियां कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए, इसका उत्तरदायित्व कैसा हो। कक्षाध्यापक पर कि वह पाठ्यचर्या को उसी अनुरूप परिवर्तित करें जैसा वह विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समझता है। पाठ्यचर्या निर्माणकर्ता पर कि वे प्रत्येक अधिगमकर्ता हेतु इसे लचीला बनाएं। संगठनात्मक कारक विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का आवश्यक रूप से संज्ञान लें। पाठ्य पुस्तक निर्माणकर्ता अधिगमकर्ताओं की कठिनाई स्तर को अवश्य ध्यान में रखें। तो कक्षा की गतिविधियां कक्षा के विद्यार्थियों को विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होने चाहिए। ठीक, तो इसका दायित्व क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, कक्षाध्यापक पर कि वह पाठ्यचर्या को उसी अनुरूप परिवर्तित करे जैसा वह विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समझता है। उपयुक्त कैसा समझेगा कि यह पाठ्यचर्या है वो बच्चों की योग्यताओं के अनुसार, उनके अनुभवों के अनुसार, उनकी वास्तविक आयु के अनुसार या उनकी संपूर्ण मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुसार है या नहीं है। तो ऐसा उनके अनुरूप उनकी पहचान होनी चाहिए। तो इसका आंसर है पहला ऑप्शन। आगे चलते हैं। भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है जब उसमें कैसा माहौल हो। विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके गरीब पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं से अपेक्षाओं को परिमार्जित करके उद्देश्य प्राप्ति के लिए सभी विद्यार्थियों से कठिन परिश्रम करवाकर अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार योजना द्वारा। ठीक, तो इसका आंसर की आपने पहचान कर ली होगी। तो विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, उनका सांस्कृतिक जो दायरा है वो अलग अलग है, उनकी भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। तो ऐसे में मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना कैसे संभव हो सकता है, वो हो सकता है विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं
को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके जो जो उनकी आवश्यकताएं हैं तो पाठ्यचर्या में जो उनके एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उनके साथ जोड़ के उनको अधिगम जो है करवाना चाहिए। फिर बच्चे ठीक ढंग से सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न आंकलन प्रणालियों का प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक है, कैसे? देखते हैं। निम्न उपलब्धि के कारण निर्धारित करने में, निम्न उपलब्धि का कारण समझने में, उच्च निम्न उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं को अभिप्रेरित करने में जिनमें लेखन क्षमता का अभाव है, विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में। तो जो आंकलन विभिन्न प्रकार का किया जा रहा है उनका प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक है। किस चीज के लिए? तो वह है विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट कमजोरियों को पहचान करने में। कि अलग अलग पृष्ठभूमि है बच्चों की, उनका अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग सभ्याचार है, उनकी भाषाएं अलग अलग है, तो उनकी विशेष कमजोरियां क्या हो सकती हैं या विशेष उनकी जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं वो क्या क्या हो सकती है, उनको पहचान करने में ये जो विभिन्न प्रकार की आंकलन प्रणालियां हैं वो सहायक होती हैं। और ये ऐसी जो कमजोरियों को पहचान करने के बाद फिर अध्यापक उनको एक अच्छे लेवल पे या एक मानक रूप में जो अधिगम करवा सकता है। उनको एक जो एक प्लेटफार्म है जो सभी के लिए सामान्य है, वहां उस प्लेटफार्म तक या उस उद्देश्य तक अध्यापक फिर इन आंकलन के सहयोग से पहुंचा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन का चयन करें, कौन सा सही है? एक अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और अन्य विद्यार्थियों को भी उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हेतु प्रेरित करना चाहिए। अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति नहीं करनी चाहिए, किंतु योग्यताओं और उनके स्तर के अनुरूप विशिष्ट अधिगम अपेक्षाओं को दृढ़तापूर्वक संचारित करना चाहिए। अध्यापक द्वारा विशिष्ट विद्यार्थियों के अभिभावकों को समक्ष अधिगम और अनुश्रवण संबंधी अपेक्षाओं को आवश्यक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए। या अध्यापक को सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए तथा किसी पर भी किसी प्रकार का विशेष ध्यान या अंतर नहीं करना चाहिए। तो देखो, अब कुछ बच्चे दिव्यांग हैं, तो दिव्यांग बच्चों के लिए क्या किया जाए? आपको आंसर की पहचान हो गई होगी कि अध्यापक को चाहिए कि वे दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति ना रखें, परंतु उनकी योग्यताओं और उनके स्तर के अनुरूप विशिष्ट अधिगम अपेक्षाओं को दृढ़ता पूर्वक संचारित करना चाहिए। अगर उनके साथ सहानुभूति रखेंगे तो वो थोड़े से और नर्वस होंगे। तो इससे बेटर क्या चाहिए कि अध्यापक को उनकी जो जो योग्यताएं हैं, जो जो आवश्यकताएं हैं, उनका स्तर क्या है बढ़ने का, वो छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, तो उनके रूप विशेष प्रकार की जो अधिगम जो अपेक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं उनको दृढ़ता पूर्वक पूरी निश्चित रूप से संचारित करना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ाने के मौके या उनको पढ़ाने के जो अवसर हैं वो दिए जाएं और उनकी जो ज्ञान है और उनके जो एक्सपीरियंस है उनको एक नया रूप दे के उनको एनहांस किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? नेत्र संपर्क करना चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए, सामने की पंक्ति में बैठाना चाहिए या कक्षा में बोलने के लिए कहना चाहिए? जो बच्चे ठीक ढंग से प्रतिभाग नहीं ले रहे तो अभिप्रेरित करते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उनके साथ नेत्र संपर्क करना चाहिए। बच्चे अध्यापक है बच्चे के ऊपर नजर रखेंगे, उनका नेत्र संपर्क करेंगे तो बच्चे अलर्ट हो जाएंगे कि अध्यापक मुझे देख रहे हैं, तो वो फिर उनकी बातों की तरफ, अध्यापक की बातों की तरफ या जो अध्यापक जो क्रियाएं करवा रहा है कक्षा में तो उनकी तरफ वो ज़्यादा ध्यान अभिप्रेरित होकर करेंगे तो और सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण क्या है? निम्न उपलब्धि के बच्चे उनकी जो उपलब्धि है वो अभी निम्न लेवल पर चल रही है, तो उसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? निम्न बुद्धि लब्धि, निम्न अभिप्रेरणा, प्रयासों की कमी या असुरक्षा या चिंता। क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो ये होना चाहिए असुरक्षा और चिंता की जो भावना है उनमें निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण है।
बाकी भी कारण है, लेकिन सबसे प्रमुख की बात की गई है तो बेस्ट इसमें है कि बच्चा कभी कभी असुरक्षा और चिंता में डूब जाता है, या असुरक्षित अपने को समझता है। या कई बार क्या होता है कि अध्यापक का जो बिहेव है वो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, तो इसी वजह से बच्चे असुरक्षित समझते हैं। या कई बार बच्चे की है एक दूसरे के साथ कई बार झगड़ा कर लेते हैं, तो उनके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, द्वंद्व चलता रहता है। या कुछ बच्चे परीक्षा के लिए ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, तो ऐसे फिर उनकी निम्न उपलब्धि सामने आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं जब वे ज्ञानी शिक्षक को सुनने में सक्षम हो, समय पढ़ने और लिखने का अभ्यास करते हों, अपने साथियों और सहपाठियों के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, किसी वयस्क द्वारा समर्थित छोटे समूह में सीखते हैं। तो सबसे अधिक कैसे सीखेंगे? किसी वयस्क द्वारा समर्थित छोटे समूह में सीखते हैं, मतलब कि अध्यापक द्वारा छोटे छोटे समूह में बच्चों को बांटकर उनको पढ़ाया जाता है, तो बच्चे वयस्क के साथ और समूह के बाकी बच्चों के साथ अंतर्क्रिया करके ज्यादा अच्छे ढंग से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयी बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा इसके कारण होती है। सेम क्वेश्चन आ गया, निम्न अभिप्रेरणा किसके कारण होती है? अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता, पाठ्यचर्या की कठिनाई स्तर, विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता और प्रयासों की कमी, अभिभावकों द्वारा अध्ययन हेतु प्रोत्साहित न किया जाना। तो निम्न अभिप्रेरणा का एक और कारण क्या है? अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता, लो लेवल का जो कम्युनिकेशन है उसकी एबिलिटी अध्यापक में हो, ठीक, या निम्न संप्रेषण हो, तो या कह सकते हैं कि बच्चों के साथ उनका संप्रेषण कम है, बातचीत कम मौका दिया जाता है बच्चों को, अपने जो मन के विचार है अध्यापक वो ठीक ढंग से बच्चों तक पहुंचा नहीं पाता, या बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं उनको समझ नहीं पाता। तो ऐसी कारण से क्या है, बच्चों का निम्न अभिप्रेरणा के कारण उनका हो सकता है, तो बच्चे मोटिवेट नहीं होते इस बातों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालयी अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष क्या है? सभी अधिगमकर्ताओं के लिए कक्षा कक्ष की गतिविधियों का आनंद लेना और साथ ही अधिगम करना, विभिन्न अकादमिक विषयों में उच्च प्राप्तांक पाना, उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन यापन तथा अपनी देखभाल करना सीखना, या समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना। तो प्रमुख पक्ष कौन सा है? सभी अधिगमकर्ताओं के लिए जो विद्यालय में उन्होंने अनुभव प्राप्त किए हैं, तो सबसे प्रमुख क्या उसका काम आएगा जिंदगी में कि समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना। अब जो बच्चों ने एक्सपीरियंस जो स्कूल में लिए हैं, कक्षा में लिए हैं, तो वो जिंदगी के साथ जोड़ा जाए, शिक्षा को या शिक्षा उनके अनुभव को जिंदगी के साथ जोड़ा जाए। तो जब फिर क्या आएगा कि बच्चे समाज में दूसरों को देखें, ठीक है, वो कैसे अनुशासित रह रहे हैं, तो अपने आप को उनके अनुसार मोल्ड करना, अपने आप में और उनका एक अच्छा अनुशासन लेके आना, समाज के दूसरों के साथ अनुशासित सीखना, ये प्रमुख पक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा शिक्षण क्या है? अधिगम संसाधनों को व्यक्तिगत व्यवस्थित करना तथा विद्यार्थियों को अपनी गति से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता देना, विद्यार्थियों के अध्ययन की योजना बनाना और उनका अनुपालन सुनिश्चित करना, भावी व्यवसायों हेतु अभिप्रेरित करना, प्रत्येक को व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध कराना। ठीक, तो अधिगम क्या है? ये है जी अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित करना कि क्या क्या साधनों से द्वारा बच्चे को अधिगम करवाया जाए, उनको शिक्षा दी जाए, तथा विद्यार्थियों की अपनी गति क्या है, वो गति के साथ कार्य करते हुए उनको स्वतंत्र छोड़ा जाए। उनको जब स्वतंत्र छोड़ा जाएगा, किसी प्रकार का कोई उसके ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा, तो बच्चे बड़े अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। ठीक है, और अपनी जो उनकी योग्यताएं हैं, तो उन योग्यताओं के अनुसार वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण क्या है? उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं का, माता पिता के सहयोग का, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन का, अभिरुचि और अभिप्रेरणा का। तो कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण क्या है? अभिरुचि और अभिप्रेरणा का। तो बच्चों की अभिरुचि और अभिप्रेरणा दी जाएगी तो अच्छे ढंग से बच्चे सीख पाएंगे। तो कक्षा का जो माहौल है वो अच्छा होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए। अध्यापक के द्वारा हर प्रकार की जो गतिविधियां हैं बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार उनका प्रयोग करना चाहिए। कक्ष में सक्रिय अधिगम केंद्र बनाने के लिए अध्यापक को अपना अधिकांश समय व्यतीत करना होगा। किस ढंग से? बच्चों को सक्रिय अधिगम केंद्र बनाने के लिए अध्यापक क्या करेगा? बच्चों द्वारा एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामक तरीके से संप्रेषण तथा समूह के कार्य करवाकर अधिगम संसाधन तथा अधिकांश कला शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाकर उच्च उपलब्धि के लिए ट्रॉफी लाने हेतु अन्य कक्षाओं के साथ समूह के रूप में प्रतियोगिता करवाकर अधिकतम सावधानी पूर्वक गृह कार्य जांचने और त्रुटियों को और इंगित करने में तो अधिकांश समय व्यतीत करना होगा कि बच्चों द्वारा एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामक तरीके से, मतलब उनके साथ आपस में संप्रेषण होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। गैर आक्रामक मतलब सहयोगी होना चाहिए तथा समूह में कार्य करवाकर और बच्चों को समूह में बांट के, ठीक है, समूह में बिठाकर उनके साथ आपस में संप्रेषण करवाया जाए, बातचीत करने का मौका दिया जाए, कुछ सीखने या सिखाने का उनमें स्वतंत्र छोड़ा जाए। तो बच्चे को सक्रिय रूप में केंद्र ऐसे ढंग से बनाया जाएगा और बच्चे अच्छे ढंग से जो है अधिगम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि आज के एमसीक्यूज आपको अच्छे लगे होंगे, आपकी तैयारी में एक अच्छा इजाफा हुआ होगा। और जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि समय समय पर हमारे जो न्यू अपडेट हैं वो आपको मिलते रहें। और अगर आपको अच्छे लगे एमसीक्यूज तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक बहुत मोटिवेशन मिलती है और अच्छा अपने आप में सुधार लाने के लिए या और एक अच्छी नई उम्मीद के साथ एक नई कार्य करने के लिए। तो क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों का आलोचनात्मक चिंतन ना सीखने का कारण क्या है? आलोचनात्मक चिंतन ना सीखने का कारण क्या है? आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है कि किसी धारणा के बारे में बच्चों के क्या धारणा बन रही है, उनको उनके सही बातों की पहचान करवाना और उनकी गलत बातों की पहचान करवाना, दोनों की बातों के बारे में जानकारी करवा के उसको एक ठीक निष्कर्ष पे पहुंचाना कि उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। ठीक, तो सही और गलत दोनों बातों की पहचान करवानी है। आलोचनात्मक चिंतन ये होता है कक्षों का उच्च रूप में अन्वय होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना, पाठ्यचर्या का निर्माण इस प्रकार न होना कि अधिगमकर्ताओं में सृजनात्मकता प्रोत्साहित की जा सके। विभिन्न सीमितताओं के कारण सभी बच्चे सृजनात्मक चिंतनकर्ता नहीं होते हैं, सभी अध्यापक स्वयं सृजनात्मक नहीं होते, इसलिए विद्यार्थियों में सृजनात्मकता प्रोत्साहित नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आएगा पहला ऑप्शन, कक्षा में उच्च रूप से अनम्य होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना चाहिए। मतलब कक्षों में उच्च रूप में उनमें एक तालमेल होना चाहिए और उत्तरों का मूल्यांकन होना चाहिए कि उत्तर सही है या गलत है। ठीक, जो मैंने बताई है कि सही और गलत की पहचान करवा के उसको एक निष्कर्ष तक पहुंचाना। तो इस ढंग से बच्चे क्या उसमें आलोचनात्मक चिंतन सीखने का एक न सीखने का कारण हो सकता है कि उनमें अभी तक कोई तालमेल नहीं बना है। ठीक, उच्च रूप में अन्य में नहीं हुआ, तालमेल नहीं बना, उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना चाहिए। तो ऐसा उनमें न सीखने का कारण हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं फिर आप एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई कोशिश के साथ। अगर आपको अच्छे लगे हों एमसीक्यूज तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना जी। थैंक यू।